अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरी लफ्ज़ों की दुनिया में, जहां हर कहानी एक एहसास जगाती है। और आज आप सुनने जा रहे हैं मेरे नावल आओ चांद देखें का एक खास बाब। अगर आपको मेरी तहरीर पसंद आए तो बराह करम वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस जज्बाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। आओ चांद देखें बाब अव्वल। सूरज की कसम और उसकी धूप की, और चांद की जब वो उसके पीछे चले, और दिन की जब वो उसे रोशन करे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और उस ज़ात की जिसने इसे बनाया, और ज़मीन की और उस ज़ात की जिसने इसे फैलाया, और नफ्स इंसानी की और उसकी जिसने इसे दुरुस्त करके बनाया। फिर इसको बदकारी से बचने और परहेजगार बनने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। क्या कर रही थी? माया ने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाई मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमसे बात। वो तो तुम अब कर रही हो ना? हाँ, तो पहले भी यही कर रही थी। कामरान ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, फिर झिंझला कर लिखा, तुम क्या सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती? माया ने उंगलियों से तेजी से टाइप किया, शायद नहीं। वो व्हाट्सएप पर कामरान से बात कर रही थी, मगर साथ ही उसकी नजरें कभी कभार पार्क में इर्द गिर्द चलते लोगों पर भी पड़ रही थी। ठीक है, फिर मुझे भी कोई बात नहीं करनी। उसने साथ गुस्से वाला इमोजी भी भेज दिया। माया ने हल्की मुस्कुराहट दबाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मजाक कर रही थी। ऐसे मजाक ना किया करो। अच्छा, आइंदा नहीं करती। कामरान ने फौरन नया मैसेज टाइप किया, कहाँ हो? पार्क में बैठी हूँ। अच्छा, तो फिर हम कब मिल रहे हैं? माया की मुस्कुराहट मध्यम पर गई, उंगलियां कुछ लम्हे मोबाइल के कीबोर्ड पर रुकी रहीं। फिर उसने लिखा, अब क्यों मिलना है? क्या मतलब क्यों मिलना है? दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्त से मिलने के लिए क्या किसी वजह की जरूरत होती है? माया ने लब भींच लिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर कब मिलोगी? माया ने सर घुमाया, आसपास लोगों को देखते हुए धीरे से लिखा, कामरान ये बहुत मुश्किल है। क्या मतलब मुश्किल है? हम पहले भी तो मिल चुके हैं। हाँ, लेकिन पहले मैं झूठ बोलकर निकली थी, तो अब भी झूठ बोल दो। माया ने गहरा सांस लिया, उंगलियां मोबाइल पर चली, फिर रुक गई। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, हम कल मिल रहे हैं, दैट्स फाइनल। माया की आंखें हैरत से फैल गई। क्या कल? उसने चौंकने वाला इमोजी भेज दिया। हाँ कल, लेकिन कामरान मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर कल ना आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। माया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने बामुश्किल टाइप किया, ये क्या कह रहे हो? वही जो तुम मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ रही हो। माया की सांसें भारी होने लगी, उंगलियां कांपने लगी। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, फाइनल करो। माया ने लंबा सांस लिया, स्क्रीन पर नजरें गाड़ कर जवाब भेजा, ठीक है। वो अभी भी कामरान से बातों में उलझी थी कि अचानक उसने महसूस किया कि एक 14 साल लड़का उसकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ अजीब था उसमें, कुछ ऐसा जो उस पार्क के आम लोगों से मुख्तलिफ था। वो खूबसूरत था, पूर्वकार था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब उदासी फैली हुई थी। माया ने सरसरी नजर उस पर डाली और फिर मोबाइल में मसरूफ हो गई। वो लड़का चंद कदम के फासले पर बेंच पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही बैठा था अचानक खड़ा हो गया। नफ्से अमारा, उसकी आवाज़ सर्द थी। नफ्से अमारा, बू आ रही है, बू आ रही है। माया ने चौंक कर गर्दन मोड़ी, उसका दिल बेख्तियार जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लड़के को पीछे से आवाज दी, सुनो। लड़का रुक गया, आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ा। माया ने गहरी सांस ली, तुमने क्या कहा अभी? आज यूनिवर्सिटी के लिए वो आम दिनों से ज्यादा जल्दी उठ गई थी। शायद ये नयापन था या यूनिवर्सिटी का जोश जिसने उसकी नींद पर काबू पा लिया था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने आतन साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला और बारी बारी सबके मैसेजेस का सरसरी जायजा लेने के बाद जवाब देने लगी। कुछ रस्मी, कुछ बेदिली से और कुछ बस ओके लिखकर ही काम चला लिया। व्हाट्सएप से फारिग होकर उसने फेसबुक खोली। 2 नई फ्रेंड रिक्वेस्ट नजर आई, एक को कबूल किया, दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक नज़र अपनी प्रोफाइल पर डाली और एक नई तस्वीर पर आते लाइक्स गिनने लगी। इंस्टाग्राम खोलकर जल्दी से एक स्टोरी लगाई, हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट डे ऑफ यूनी, फीलिंग एक्साइटेड। फिर मोबाइल साइड टेबल पर रखकर तेजी से उठ खड़ी हुई और बाथरूम चली गई। माया ने जैसे ही अपने दोस्तों को देखा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सबकी नजरें उस पर जम गईं। वो चारों पहले कॉलेज की क्लास फेलोज थीं और अब यूनिवर्सिटी में एक साथ एडमिशन लेने पर बेहद खुश थीं। हेलो माया, आयशा ने गर्मजोशी से कहा। फिर कुछ लम्हे उसे गौर से देखकर चमकती आंखों से बोली, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। माया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया, तुम भी कम नहीं लग रही आयशा। इतने में अचानक माया के मोबाइल की घंटी बजी। माया ने मोबाइल उठाया, लेकिन इससे पहले ही फातिमा की नज़र स्क्रीन पर पड़ चुकी थी। ये श्वेत कौन है? फातिमा ने मायना खेज नजरों से पूछा। माया ने लापरवाही से कंधे उचकाए, न्यू फ्रेंड। अच्छा। फातिमा ने मुस्कुराहट दबाई, लेकिन उसने मजीद कुछ पूछने की जहमत नहीं की। इससे पहले ही अंदाजा था कि ये न्यू फ्रेंड कहाँ से आया होगा। ये पहला मौका नहीं था। वो जानती थी कि माया सोशल मीडिया पर काफ़ी लड़कों के साथ बातचीत करती है, और सिर्फ माया ही नहीं, वो खुद भी इस मामले में किसी से कम नहीं थी। ये चारों दोस्त थीं और चारों के मिजाज तकरीबन एक जैसे थे। कभी कोई दोस्त हफ्ते भर का मेहमान होता तो कभी 1 महीने का। फिर एक दिन अचानक दिलचस्पी खत्म हो जाती और किसी और में इंटरेस्ट आ जाता। दोस्त या बॉयफ्रेंड? हीरा ने शरारत से आंख दबाई। माया ने झंझला कर उन्हें घूरा, नहीं दोस्त, कितनी बार कहा है, बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आयशा ने बेसाख्ता कहका लगाया, अच्छा तो खुद ही बताओ, अगर कोई लड़का तुम्हारा दोस्त हो तो उसे बॉयफ्रेंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फातिमा ने भी मज़ाहिया अंदाज में सर हिलाया, बिल्कुल, जिस दिन तुम्हें हमारी बात समझ आ गई उसी दिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी। माया ने झंझलाकर मोबाइल हाथ में लिया, जो मर्जी समझो, मैं बात करने जा रही हूँ। हाँ जाओ, न्यू बॉयफ्रेंड है, कहीं नाराज़ ना हो जाए, हीरा ने शौकी से कहा और बाकी सब हंसने लगी। माया ने उसे कच्चा चुबाने वाली नज़रों से घूरा और वहाँ से उठ गई। पार्क के एक कोने में एक घना दरख्त था। उसके करीब 3 नौजवान अपने मोबाइल कैमरा पर वीडियो शूट करने में मसरूफ थे।
पहला लड़का जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था काले रंग की पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और हाथ में एक महंगा मोबाइल था जिससे वो वीडियो बना रहा था। दूसरा लड़का जो वीडियो में था पैंट और ढीली टी शर्ट में था। वो लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, फिर दाएं हाथ से नरमी से उसके चेहरे पर आए बाल हटाता है। लड़की जीन्स और हल्के रंग की टी शर्ट में थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी लेकिन आंखों में कुछ घबराहट भी थी। ये सब होते ही पहला लड़का मोबाइल नीचे करता है और जोर से कहता है, कट। वीडियो खत्म होते ही तीनों मोबाइल की स्क्रीन पर झुक जाते हैं, खुद को देखकर हंसते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुछ फासले पर खड़ा एक 14 साल लड़का जो सादा कपड़ों में मलबूस था ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उनके करीब आया और सीधा दूसरे लड़के से सवाल कर दिया, ये आपकी बीवी है? तीनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? दूसरे लड़के के चेहरे पर हैरत उभरी, फिर वो हंसा, नहीं ये मेरी दोस्त है। 14 साल लड़के ने संजीदगी से सर हिलाया और नरमी से कहा, क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? करो। दूसरे लड़के ने बेजारी से कहा, ये जो आप कर रहे हैं ये मत करें, इस्लाम में ये जायज़ नहीं। ओ भाई देखो तो इसे। पहला लड़का कहकहा लगाकर बोला, ये हमें लेक्चर देने आया है। लड़के तुम अभी छोटे हो इसलिए ये सब कह रहे हो। दूसरा लड़का मसनूई हमदर्दी से बोला, जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। क्या अल्लाह की तवज्जो हासिल करना ज़रूरी नहीं? लड़के ने मध्यम लेकिन पुरसुकून आवाज़ में पूछा। अल्लाह की? दूसरे लड़के ने चौंक कर दोहराया, अल्लाह की तवज्जो क्यों हासिल करनी है? क्या आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते? लड़के ने नज़रें झुकाकर कहा, क्या अल्लाह की नाराज़गी से डर नहीं लगता? कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। दूसरे लड़के के चेहरे पर नागवारी उभरी लेकिन वो कोई जवाब न दे सका। पहला लड़का जो पहले ही ये गुफ्तगू बेजारी से सुन रहा था जल्दी से बोला, ये तो बोलता ही रहेगा, चलो चलें यहाँ से। और वो तीनों हंसते मजाक उड़ाते वहाँ से चले गए। 14 साल लड़का वहीं खड़ा उनके पीछे देखता रह गया। कमरे में गहरी खामोशी थी, हर चीज़ जैसे थम सी गई थी। माया ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, एक कुर्सी घसीटी और खिड़की के सामने रख दी। सारी लाइट्स ऑफ थीं, बस चांद की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो कुर्सी पर बैठी, टांगें समेट ली और अपनी कोहनियाँ घुटनों पर रखकर चांद को तकने लगी। चंद मिनट यूं ही गुजर गए। वो जानती नहीं थी कि आज चांद को इतनी शिद्दत से देखने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही थी, लेकिन आंखें उसके सहर में कैद हो चुकी थी। अचानक उसकी पलकें भीगने लगी। उसने गहरी सांस ली मगर आंखें बंद ना की। अगले ही लम्हे एक आंसू पलकों के किनारे पर चमका और आहिस्ता से ठोड़ी से नीचे लड़क गया। क्यों? ये आंसू क्यों बह रहे थे? ये बेबसी कैसी थी? वो नहीं जानती थी और शायद जानना भी नहीं चाहती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माया जैसे नींद से जागी, जल्दी से उठी और बगैर मुड़े बेड पर लेट गई। पुश दरवाजे की तरफ थी, सिदरा दरवाजे पर खड़ी थी। दूसरी बार दस्तक हुई, फिर तीसरी बार, लेकिन माया खामोश रही। सिदरा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कमरे में चांदनी फैली हुई थी लेकिन उसे सिर्फ बेड पर लेटी माया नजर आई जो बज़ाहिर सो रही थी। वो लम्हा भर रुकी, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और बाहर चली गई। माया ने आंखें खोली, कुछ लम्हे बेड पर लेटी रही, फिर दोबारा कुर्सी पर जाकर बैठ गई। चांद अभी भी वहीं था। माया ने ठंडी सांस ली और चांद को और भी गहराई से देखने लगी। चांद वाकई बहुत खूबसूरत है, उसने दिल में सोचा, लेकिन ये अपनी खूबसूरती में अपने दाग को नहीं छुपा सकता। दाग के बावजूद भी ये खूबसूरत है। आज पहली बार उसने चांद को इतनी गहरी नज़रों से देखा था। आज पहली बार उसे लगा जैसे वो कुदरत के करीब हो रही है या शायद कुदरत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। और आज पहली बार उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया था जैसे वो किसी वसी बहरान सहरा में तन्हा भटक रही हो और दूर तक कहीं कोई रास्ता ना हो। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और खाली अलजहनी के आलम में चलती हुई सीढ़ियों तक पहुंची। अक्सा जो लाउंज में बैठी थी उसे आते देखा तो फ़ौरन आवाज़ दी, माया। लेकिन माया किसी और ही सोच में गुम थी। उसने अक्सा की आवाज़ सुनी ही नहीं और सीढ़ियाँ चलने लगी। माया। इस बार अक्सा उठकर उसके करीब आई और ऊंची आवाज़ में पुकारा। माया चौंक गई जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। जी, उसने हल्की सी बौखलाहट के साथ जवाब दिया। कहाँ गुम हो? अक्सा ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। कहीं नहीं, माया ने नज़रें चुराते हुए कहा। आज इतनी देर क्यों लगा दी आने में? माया कुछ लम्हे खामोश रही जैसे अल्फाज तलाश कर रही हो, फिर इत्मीनान का लबादा ओढ़कर बोली, यूनिवर्सिटी में कुछ काम था इसलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर चेंज कर लो, फिर नीचे आकर खाना खा लेना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, माया ने जल्दी से जवाब दिया। क्यों भूख नहीं है? अक्सा हैरान हुई। बाहर से कुछ खा लिया था। वो मुसलसल झूठ बोल रही थी क्योंकि वो अक्सा के मजीद सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। माया तेज़ी से अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। वो मुसलसल 5 मिनट तक रोती रही। जब आंसू थमे तो उसने खुद से सवाल किया, मैं क्यों रो रही हूँ? वो पहले भी तो कहीं झूठ बोल चुकी थी, फिर आज क्यों इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ज़मीर को बहलाना चाहा, आंसू एक बार फिर आंखों से बहने लगा। आज पहली बार उसका दिल उसके झूठ पर मलामत कर रहा था और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और सिदरा अंदर दाखिल हुई। माया चौंक कर खड़ी हो गई। वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और सिदरा की तरफ देखा। सिदरा उसके चचा की बेटी थी, मगर माया के वालिदैन ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। वो सिर्फ 3 साल की थी जब उसके वालिदैन एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। माया और सिदरा के दरमियान सिर्फ 4 साल का फ़र्क था, मगर उनकी दोस्ती आम बहनों जैसी नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। सिदरा ने माया की सुर्ख आंखों को गौर से देखा और नरमी से पूछा, तुम रो रही हो? नहीं तो, माया ने फ़ौरन जवाब दिया और बेड पर बैठ गई। जब पता है कि मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तो फिर क्यों झूठ बोलती हो? सिदरा ने खौफगी से कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही, बस रात को ठीक से सो नहीं सकी। क्यों? सिदरा ने फ़ौरन पूछा। माया उलझ गई। क्या मतलब क्यों? मेरा मतलब रात को क्यों नहीं सो सकी? माया एक लम्हे के लिए खामोश हुई, फिर नज़रें झुकाकर बोली, कुछ नहीं, बस
एग्जाम की टेंशन थी। सिद्रा ने उसे शक की निगाह से देखा, जैसे यकीन ना आया हो। अच्छा तो ये बात है। माया ने फौरन मौजू बदलने की कोशिश की। तुम्हें कुछ काम था? हाँ, मैं इंग्लिश के नोट्स लेने आई थी। मेरे कमरे में? माया उलझी। हाँ, रात को तुम्हारे कमरे में रह गए थे। सिद्रा ने नोट्स उठाए और बाहर निकल गई। माया ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के करीब जाकर चांद को देखने लगी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, मगर अपने जज्बात को अल्फाज में ढालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पापा? हाँ। इकबाल मोबाइल में मसरूफ थे, नजरें स्क्रीन पर जमाए। हम कब जा रहे हैं? कहाँ? वो अभी भी ईमेल चेक कर रहे थे। अंकल मजहर के घर। क्यों? खैरियत? इस बार इन्होंने मोबाइल एक तरफ रखा और इत्मीनान से पूछा। मेरी शादी की बात करने के लिए। इकबाल ने हैरत से उसे देखा, जैसे वो सुनने में गलती कर गए हों। तुम्हारी शादी हमने करनी है या मजहर ने? हाँ, लेकिन करनी तो उनकी बेटी से है ना। मैंने आपको बताया भी था। इकबाल ने गहरी सांस ली। अच्छा, लेकिन कब? मुझे तो याद नहीं कि तुमने ऐसी कोई बात की हो। बताया था पापा, आप पर भूल गए। इकबाल ने उसे बगौर देखा, फिर नरमी से कहा, बेटा उनकी बेटी अभी पढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी उसकी शादी करना चाहेंगे। लेकिन आप बात तो करें ना, जब उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तब शादी कर लेंगे, या फिर वो शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इकबाल ने एक नज़र परवीन पर डाली, जो खामोशी से बात सुन रही थी। अच्छा ठीक है, मैं मजहर से बात कर लूँगा। थैंक यू पापा। बेटे के चेहरे पर चमक आ गई। इकबाल दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद बेटे ने फिर से सवाल कर डाला, तो फिर कब जा रहे हैं? कहाँ? इकबाल ने लापरवाही से कहा। अंकल मजहर के घर। और कहाँ? उसने खुफकी से कहा। चले जाएंगे, जल्दी किस बात की है? वही तो पूछ रहा हूँ कि कब। इससे पहले कि इकबाल कुछ कहते, परवीन चाय लेकर लाउंज में दाखिल हुई। इस इतवार को चलेंगे, उसने फैसला सुना दिया। सच में? बेटे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इकबाल कुछ बोलने ही वाले थे कि परवीन ने उनकी बात काट दी। क्या हो गया है आपको? बाद में भी जाना है तो अभी क्यों नहीं? आपने देखा नहीं उसे कैसे बेचैन हो रहा है? उसने मुस्कुराकर बेटे की तरफ इशारा किया। अगर इसका बस चले तो अभी शादी करके ले आए उसे। इकबाल ने मुस्कुराते हुए इख्तियार डाल दिया। ठीक है, इस इतवार को चलते हैं। माया, माया, फातिमा ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। हाँ? वो क्लास में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। कोई तो बात है। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत उलझी उलझी रहती हो। क्लास में भी तुम्हारा वजूद ना होने के बराबर होता है। ज़्यादा बात भी नहीं करती, हर वक्त खामोश रहती हो, जबकि तुम तो बहुत खुश मिजाज थी। तो फिर एकदम क्या हो गया है कि? माया ने उसकी बात काटी। नहीं फातिमा, कुछ नहीं हुआ। तुम ख्वामखा इतना सोच रही हो। कुछ तो हुआ है। कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। कोई परेशानी नहीं है। क्या किसी लड़के से रिलेटेड कोई परेशानी है? माया ने चौंक कर फातिमा को देखा। वो इतनी जल्दी नतीजा अखज़ करेगी उसे अंदाज़ा नहीं था। माया ने गहरी सांस लेते हुए उसे नज़रअंदाज किया। वो जिस किरदार की मालिक थी, उसकी दोस्तों के लिए ऐसे नतीजे अखज़ करना आम बात थी। तुम भी पागल हो। कोई बात नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। उसने मजबूरन मुस्कुराने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। पक्की बात है? फातिमा ने बेयकीनी से कहा। हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसने फातिमा के मजीद किसी सवाल से जान छुड़ाने की कोशिश की। कहाँ? वो हैरान हुई। घर और कहाँ? लेकिन इसने फातिमा की बात काटी। आज मुझे ज़रा काम है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं रुक पाऊंगी। इससे पहले कि फातिमा कुछ कहती वो वहाँ से चली गई। माया आज भी देर से घर पहुंची थी। किसी के सवालात से बचने के लिए वो सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही वो कुछ लम्हे साख खड़ी रही, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गई। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेट कर उसने सर झुका लिया। वही इज़्तिराब, वही बेचैनी, वही बेबसी और वही किसी के इंतज़ार की अजियत। सब कुछ वैसा ही था। कमरे में जलती रोशनी भी उसे अंधेरी लग रही थी, ऐसा अंधेरा जिससे गुजरे बगैर मंजिल मुमकिन ना थी। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने बैग से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर नज़र डाली। कामरान का नाम चमक रहा था। वो कुछ लम्हे यूं ही मोबाइल को देखती रही, जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि फ़ोन उठाए या नहीं। कामरान, जिससे वो मोहब्बत करती थी, या शायद वो मोहब्बत थी ही नहीं, बस एक वक्ती एहसास। 3 दिन बाद उसकी कॉल आ रही थी। माया हैरान थी, लेकिन इससे ज़्यादा हैरानी उसे अपने रवैये पर हो रही थी। वो जो रोज़ कामरान के फ़ोन का इंतज़ार करती थी, आज उसी की कॉल पर उसका दिल अजीब सी कैफियत में था। हेलो, उसने अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा। कहाँ थी इतने दिन? ना कोई मैसेज, ना कॉल। कामरान की आवाज़ में शिकवा था। माया खामोश रही। माया? हाँ। वो चौंकी। कहाँ खो गई हो? तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। मैं तुमसे नाराज़ था और तुमने मनाने की भी जहमत नहीं की। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। कामरान की आवाज़ में बेचैनी थी। माया को घुटन महसूस होने लगी। ना जाने क्यों, लेकिन वो कामरान से मज़ीद बात नहीं करना चाहती थी। सॉरी कामरान, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बात नहीं कर सकी। क्या हुआ? वो दानिस्ता तौर पर फिक्रमंद हुआ। कामरान, लगता है मामा आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन माया, इससे पहले कि वो कुछ और कहता, माया ने फ़ोन बंद कर दिया। वो थकी हुई सी बेड पर लेट गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने छत को घूरते हुए सोचा। कामरान क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? लेकिन अगले ही लम्हे उसने सर झटक दिया। जो सोचना है सोचे। उसने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और आंखें बंद कर ली, मगर नींद नहीं आ रही थी। ये सब क्या हो रहा था? क्या कामरान उसकी मोहब्बत थी या महज एक आदत? क्या वो वाकई खुश थी इस रिश्ते में, या बस खुद को यकीन दिलाए बैठी थी कि ये मोहब्बत है? दिल में बेचैनी बनने लगी। उसने बेख्तियार घड़ी देखी। असर का वक्त हो चुका था। माया ने जायनमाज निकाली और वजू के लिए उठ गई। शायद सुकून का रास्ता यही था। नीचे तुम्हारी शादी की बात हो रही है, फुरकान ने उसे खबरदार किया। क्या बकवास कर रहे हो? माया टेबल के सामने कुर्सी पर बैठी मुताला कर रही थी कि उसने पीछे मुड़कर फुरकान को देखते हुए गुस्से से कहा, जो मोबाइल में मसरूफ था। बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, फुरकान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मम्मी और बाबा ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। तो अब कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
फुरकान ने बड़े इत्मीनान से कहा। वो खामोश रही। नीचे अंकल इकबाल आए हैं और साथ में उनकी वाइफ आंटी परवीन भी। क्यों आए हैं? तुम्हारा प्रपोजल लेकर। क्या? वो भौंच कर रह गई। फिक्र ना करो, तुमसे पूछे बगैर कोई तुम्हारी शादी नहीं कर रहा। फुरकान ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। फुरकान तुम नीचे जाओ ना। वो संजीदा थी। नीचे? लेकिन क्यों? जाकर देखो नीचे क्या चल रहा है और फिर आकर मुझे बताओ। मैं नहीं जा रहा, मुझे उनकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए चले जाओ प्लीज़। वो भी इसरार कर रही थी। नहीं, मैं नहीं जा रहा। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। प्लीज़ चले जाओ मेरे प्यारे भाई। वो अब उसे कायल करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, मुझे फिर क्या मिलेगा? मतलब ये कि मुझे भी तो फ़ायदा होना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? माया ने उकता कर कहा। 5,000 रुपये उसने मुतालबा किया। अच्छा ठीक है, ले लेना। लाओ दो, फिर पहले मेरा काम करो। नहीं, पहले 5,000 फिर काम। बड़ी ढीठ हो तुम। शुक्रिया, और बदतमीज़ भी। अब ये तारीफ़ें बाद में करना, पहले पैसे निकालो। देती हूँ। उसने अपने हैंड बैग से 5,000 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो, जाओ अब। हाँ जा रहा हूँ। फुरकान के जाने के बाद वो जले पाँव की बिल्ली की तरह कमरे के चक्कर काटने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद फुरकान वापस आया। क्या कह रहे थे वो लोग? उसने फुरकान को देखते हुए फ़ौरन से पूछा। क्या कहना था? तुम्हारे लिए प्रपोजल लेकर आए थे। ये तो तुम मुझे पहले ही बता चुके हो, माया ने खुफगी से कहा। हाँ तो फिर दोबारा क्यों पूछ रही हो? फुरकान ने इत्मीनान से कहा। देखो फुरकान, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, पूरी बात बताओ। मम्मी और बाबा ने क्या कहा? उसने नहायत सद मैरी से कहा। तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही ख़राब है। ये कहते हुए वो बेड पर बैठ गया। माया उसे घूरने लगी जैसे अभी कच्चा चुबा जाएगी। अच्छा बताता हूँ, फुरकान ने उसे गुस्से में देखकर कहा। अम्मी और बाबा कह रहे थे कि वो तुमसे पूछकर ही कोई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं हुई। अच्छा लाओ फिर मेरे 5,000 वापस करो। किस लिए? तुमने मुझे ऐसी कोई खास बात नहीं बताई जिसके लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूँ। हाँ तो मैंने वही बताना था ना जो जानने के लिए तुमने मुझे नीचे भेजा था। हाँ लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं। तो मैं क्या करूँ? काम की नहीं है तो मेरे 5,000 रुपये वापस करो। मैं तो नहीं दे रहा। फुरकान ने दो टोक जवाब दिया। देते हो या नहीं? माया ने उसे धमकी देने के अंदाज में कहा। नहीं, फुरकान ने डटाई से जवाब दिया। इससे पहले कि माया कुछ कहती, अक्सा कमरे में दाखिल हुई। माया? जी अम्मी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, अक्सा ने संजीदगी से कहा। आओ बैठो। उसने बेड की तरफ इशारा करते हुए माया को बैठने के लिए कहा। माया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इकबाल और परवीन आए थे तुम्हारे लिए अपने बेटे का प्रपोजल लेकर। मैंने और तुम्हारे बाबा ने कहा कि तुमसे पूछकर बताएंगे। तुम्हें अगर कोई एतराज़ है तो तुम हमें बता दो, हम इनकार कर देंगे। माया सर झुकाए उसकी बात सुनती रही। उसकी आंखों में नमी आ गई। अक्सा खामोश उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। माया कुछ तो बोलो। इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो फूट कर रोने लगी। अक्सा उसे देखकर हैरान हो गई। वो पहले तो कभी ऐसे नहीं रोती थी। फुरकान उससे कुछ फासले पर बैठा दम बखुद रह गया। माया? अक्सा परेशान हो गई। वो पहली मरतबा माया को यूँ रोता हुआ देख रही थी। अच्छा रोना तो बंद करो, आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैं तुम्हारे बाबा से कहूँगी कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। वो शर्मिंदा होकर कमरे से चली गई। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? माया ने फुरकान को अपनी तरफ मतवज्जा देकर कहा। वो उसे घूर रहा था। ये क्या था? फुरकान ने हैरानगी से पूछा। क्या? यही जो तुमने अभी किया। क्या किया मैंने? वो जानबूझकर जान बन रही थी। क्या एक्टिंग की है तुमने? कहाँ से सीखी है रोने धोने की अदाकारी? एक्टिंग नहीं थी, मैं सच में रो रही थी, उसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। मजाक ना करो। फुरकान ने भी यकीनी से उसे देखा। मजाक नहीं कर रही। तो फिर रोने की क्या ज़रूरत थी? सीधा इनकार कर देती। कौन सा तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा था? बस आ गया रोना, अब जाओ यहाँ से। एक तो तुम लड़कियाँ भी ना, रोना धोना तो कोई तुम लड़कियों से सीखे, उकता कर कहा। जाते हो क्या? हाँ जा रहा हूँ। वो 5 अफराद थे जो इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे। उनमें से 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। वो पांचों एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें दोनों लड़कियां और 2 लड़के आपस में अपने ही जैसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वालों के मुतालिक मनफी बातें कर रहे थे। तीसरा लड़का खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। वो चारों गिबत करने में मसरूफ़ थे। हेलो मिस्टर, जन्नत ने हादी को मुखातिब करते हुए कहा। तुम क्यों आज खामोश हो? नहीं वैसे ही, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे ही? जन्नत ने उसे बेयकीनी से देखा। जन्नत ठीक कह रही है, तुम काफ़ी देर से खामोश बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे। इस बार हमजा ने तबसरा किया। मेरी शादी होने वाली है, हादी ने फखरिया अंदाज में कहा। वो चारों बेख्तियार हंसने लग गए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसका मतलब अब से तुम्हारी आज़ादी खत्म, ऐसा ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा। और हमसे मिलने के लिए भी अब इसे अपनी बीवी से इजाज़त तलब करनी पड़ेगी, सारा ने मजाक करने के अंदाज में कहा। और तो और, हादी ने हमजा की बात काटी। स्टॉप इट यार, क्या हो गया है? इसलिए मैं नहीं बता रहा था, उसने कदरे खुफगी से कहा। कोई भी मुझे तुम लोगों से मिलने के लिए नहीं रोक सकता। मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। काम डाउन, हम तो बस मजाक कर रहे थे, जन्नत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। वैसे लव मैरिज है क्या? ऐसा ने कबाब का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए इत्मीनान से पूछा। हाँ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मुबारक हो फिर तो, हमजा ने फखरिया अंदाज में कहा। कब है शादी? सारा ने पूछा। अभी डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन जब होगी मैं बता दूंगा। वो आज भी पार्क में बैठी किसी की मुंतजिर थी। पिछले 1 घंटे से वो किसी का इंतजार कर रही थी। इंतजार में गुजारा गया 1 मिनट भी 1 साल के बराबर लगने लगता है। माया भी इसी कैफियत से गुजर रही थी। इंतजार एक अजियत है और वो इसी अजियत से 2-4 थी। आंखों में नमी, चेहरे पर उदासी और दिल में बेचैनी लिए वो पार्क में मुख्तलिफ चीज़ों का मुशाहदा कर रही थी। और ये सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से चलता आ रहा था। इंतजार की अजियत इस हद तक थी कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी बेखबर थी। क्या सोच रही हो? उसने एक आवाज़ को ख्वाहिश से आते हुए महसूस किया। मुड़कर उस लड़के को देखा जो उससे कुछ फासले पर बैठा था। इंतजार अब खत्म हो गया था या फिर शुरू हुआ था। कुछ देर वो नम आंखों के साथ उसे देखती रही। वो कब वहाँ आकर बैठा उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। कहाँ थे तुम? उसने भराई हुई आवाज़ में पूछा।
मैं तो यहीं था, तुम कहाँ थी? 14 साल लड़के ने बड़े इत्मीनान से कहा। यकीनन वो सवाल नहीं था, मैं रोज़ तुम्हारा यहाँ बैठकर इंतजार करती हूँ। उसने माया की बात काटी। क्यों? वो लाजवाब हो गई। इस क्यों का जवाब आखिर क्या हो सकता था? जो भी होता, लेकिन उसके पास नहीं था। आज तुम्हें बू नहीं आ रही? कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने बात का मौजू बदला। नहीं। क्यों? वो हैरान हुई। आज मैं किसी और के पास बैठा हूँ, उस दिन कोई और था। मैं समझी नहीं। माया इसकी बात पर ठटकी। इस दिन भी? वो कहते कहते रुकी। उस दिन मैं जिसके पास आकर बैठा था वो नफ्स का गुलाम था, और आज मैं जिसके पास आकर बैठा हूँ वो भी नफ्स का गुलाम है। फर्क बस इतना है कि उस दिन ये गुलाम अपनी गुलामी से खुश था और आज ये आज़ादी का ख्वाहिशमंद है। वो कुछ देर के लिए बोल ना सकी। दोनों तरफ खामोशी छा गई। एक लंबे वक्फे के बाद उस खामोशी को तोड़ने वाला 14 साल लड़का था। अब्दुल्ला। माया ने चौंक कर 14 साल लड़के को देखा जो उसे अपना नाम बता रहा था। अब्दुल्ला नाम है मेरा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नफ्से अमारा, बू आ रही है। नफ्से अमारा, बू आ रही है। बू? वो हैरान हुई। कैसी बू? मुझे तो नहीं आ रही, ये महसूस करने से आती है। माया उसे देखती रह गई। वो तंज था या कुछ और? नफ्से अमारा को शिकस्त देने की एक कोशिश थी। वो जाने के लिए मुड़ा। तुम कहना क्या चाहते हो? माया ने उसे रोकते हुए कहा। वही जो तुम समझ रही हो, या फिर वो जो तुम समझने से कासिर हो। उसने पीछे मुड़े बगैर कहा। वो रुका नहीं था। माया भागते हुए उसके पीछे गई। मैं समझी नहीं, उलझे हुए अंदाज में कहा। उसने रुक कर माया को देखा। नमाज पढ़ती हो? हाँ, कभी कभार, सरसरी अंदाज में कहा। कभी कभार पढ़ने की कोई खास वजह भी होगी? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। नहीं, कोई खास वजह नहीं है। तो फिर? जब वो तौफीक देता है तब पढ़ लेती हूँ, और जब नहीं देता तब नहीं पढ़ती। अब इंसान क्या करे जब अल्लाह ही नमाज की तौफीक ना दे? तो कोई खूबी होगी तो वो तौफीक देगा ना। उसने संजीदगी से कहा। अब भला इसका खूबी ना होने से क्या ताल्लुक? वो तंजिया अंदाज में बोली। लोग जॉब के लिए किस हैसियत से जाते हैं? इस हैसियत से कि वो तालीम याफ्ता होते हैं और उनके पास इस तालीम को साबित करने के लिए डिग्रियां मौजूद होती हैं। उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। काबिलियत की बिना पर उन्हें मुलाजमत के लिए रख लिया जाता है। नमाज की तौफीक भी काबिलियत की बिना पर दी जाती है। यूं बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता। माया कुछ बोल ही ना सकी। वो उसकी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। तुम्हारा नाम क्या है? कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद माया ने उसे जाते हुए देखकर कहा। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? हल्के फुल्के अंदाज में कहा। नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। वो कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। माया उसे देखती रह गई।